दोस्तों, आभार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट के हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम में काफी स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की मास्टर क्लास का विषय है हिंदी व्याकरण, खास तौर पर सीटेट और दूसरे टेट एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल, और हमारा लक्ष्य है कि व्याकरण की पूरी समझ लें और एग्जाम के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार करें जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकें। सही। हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि और समास भी, ये बहुत जरूरी है। राइट। और ये याद रखना होगा कि व्याकरण किसी भी भाषा की नींव होती है। हम इस ज्ञान की दीवार को एक एक करके मजबूती से बनाएंगे। एक और जरूरी बात, हम परिभाषाओं से ज्यादा उनके एप्लीकेशन पर, मतलब उनके प्रयोग पर ध्यान देंगे। ट्रिक्स और अपवाद यानी एक्सेप्शंस एग्जाम में बहुत काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, संज्ञा। हाँ, नाउन। इसकी परिभाषा तो बहुत सरल है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम है वो संज्ञा है। एग्जैक्टली। पर सीटेट के लिए इसके भेद समझना ज्यादा जरूरी है। कुल 5 भेद हैं। अच्छा, 5। पहला है व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन। हाँ, जब हम किसी स्पेसिफिक यानी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते हैं, जैसे राम, गंगा, हिमालय, ये एक ही हैं। ठीक है। दूसरा है जातिवाचक, कॉमन नाउन। जी, ये पूरी श्रेणी या जाति का बोध कराता है। जैसे लड़का कहने से दुनिया के सारे लड़के उसमें आ जाते हैं, या नदी कहने से सभी नदियां। समझ गया। फिर आता है भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थोड़ा ट्रिकी लगता है। थोड़ा सा। ये ऐसे गुण या भाव हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे मिठास, बचपन, क्रोध। ओके, तो जिसे फील कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते। फिर है समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन। बिल्कुल, जो शब्द किसी समूह या भीड़ को दर्शाते हैं, जैसे सेना, कक्षा, भीड़। और आखिरी है द्रव्यवाचक, मटीरियल नाउन। सही। इसमें सारी सामग्री या धातु आती है जिनसे चीजें बनती हैं, जैसे सोना, पानी, लोहा। तो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी क्या है इसमें? सबसे महत्वपूर्ण है भाववाचक और द्रव्यवाचक के बीच का अंतर समझना। जो महसूस हो वह भाव और जिससे कुछ बन सके वह द्रव्य। ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, चलिए ये तो क्लियर हुआ जी। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। हाँ, सर्वनाम। इसका काम तो मतलब बहुत सीधा सा है। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल। इसका मकसद है पुनरावृत्ति को रोकना, यानी रेपिटेशन को स्टॉप करना। जैसे राम अच्छा है, राम स्कूल जाता है कहने के बजाय हम कहते हैं राम अच्छा है, वह स्कूल जाता है। यहाँ वह एक सर्वनाम है। देखिए वाक्य कितना बेहतर हो गया। सही। और सीटेट में इसके भेदों से प्रश्न आते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6? जी। ओके। पहला पुरुषवाचक यानी पर्सनल प्रोनाउन, बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, जैसे मैं, तुम, वह। ठीक है। फिर है निश्चयवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए, जैसे यह, वे। ओके। और अगर निश्चित ना हो तो उसके लिए है अनिश्चयवाचक, इनडेफिनिट, जैसे कोई आया है या कुछ दे दो, पता नहीं कौन या क्या। राइट। उसके बाद प्रश्नवाचक, ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, इंटेरोगेटिव, प्रश्न पूछने के लिए, कौन, क्या। और फिर संबंधवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन। जी, 2 बातों में संबंध बताने के लिए, जैसे जो करेगा सो भरेगा। ठीक है। और आखिरी है निजवाचक, रिफ्लेक्सिव, अपने आप या स्वयं के अर्थ में, जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अच्छा, एक फैक्ट यहाँ याद रखने लायक है जी। कि सर्वनाम के भेद तो 6 हैं, लेकिन मूल सर्वनाम 11 माने जाते हैं। ये एक एडवांस्ड पॉइंट है। बिल्कुल। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम रिलेटेड रूल्स देखते हैं। हाँ, ये जरूरी है। यहाँ हम एक बहुत बड़े कंफ्यूजन पॉइंट पर फोकस करते हैं, जो है आप शब्द का प्रयोग। एग्जाम में इससे जुड़े सवाल आते ही हैं। बिल्कुल। आप 2 तरह से काम करता है। पहला मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। जब आपका प्रयोग किसी को आदर देने के लिए होता है, तुम की जगह, जैसे आप बैठ जाइए। सही। और दूसरा निजवाचक यानी रिफ्लेक्सिव, जब आपका अर्थ
खुद या स्वयं हो। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। एग्जैक्टली यहाँ आप का मतलब मैं खुद है। ये अंतर बिल्कुल साफ होना चाहिए। ओके। और इसका दूसरा नियम है विकार यानी चेंजेस। हाँ, सर्वनाम पर लिंग यानी जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह लड़का और वह लड़की दोनों में वह सेम रहता है। लेकिन वचन यानी नंबर और कारक के कारण बदलाव होता है। बिल्कुल, जैसे मैं से हमने बन जाता है। तो एक क्विक टिप, हमेशा खुद से पूछिए, क्या ये शब्द संज्ञा की जगह आया है? अगर जवाब हाँ है, तो वह सर्वनाम है। सही तरीका है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विशेषण की तरफ। एडजेक्टिव। तो अब बात करते हैं विशेषण की। ये वो शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनका गुण, संख्या या मात्रा। उदाहरण के लिए, नीला आकाश में नीला विशेषण है, या फिर 2 किलो में 2 किलो विशेषण है। बिल्कुल, और यहाँ दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, विशेष्य और प्रविशेषण। हाँ, विशेष्य मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो। नीला आकाश में आकाश विशेष्य हुआ। राइट। और प्रविशेषण। प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, जैसे वो बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ तेज विशेषण है। और बहुत उसकी भी विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत प्रविशेषण है। एक्सीलेंट। इसके अलावा विशेषण की 3 अवस्थाएं यानी डिग्रीज भी होती हैं। जी। मूलावस्था पॉजिटिव, जैसे सुंदर। फिर उत्तरावस्था कंपैरेटिव, जब दो में तुलना हो, जैसे सुंदरतर। और आखिर में उत्तमावस्था सुपरलेटिव, जब सबसे श्रेष्ठ बताया जाए, जैसे सुंदरतम। चलिए अब इसके प्रकार और जो कंफ्यूजन्स होते हैं उन्हें देखते हैं। ठीक है। विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुण या दोष बताने वाले, जैसे काला, दयालु, अच्छा। दूसरा संख्यावाचक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, गिनती बताने वाले, जैसे 10, कुछ। ये काउंटेबल होते हैं। तीसरा परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सही, माप तौल बताने वाले, जैसे 2 लीटर, थोड़ा। ये मेजरेबल होते हैं। और चौथा सार्वनामिक विशेषण, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हाँ, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताए, जैसे वह लड़का। अब आते हैं कंफ्यूजन पॉइंट्स पर। पहला कंफ्यूजन, संख्यावाचक वर्सेस परिमाणवाचक। ये बहुत कॉमन है। इसका सिंपल सा टेस्ट है। अगर चीज गिन सकते हैं तो संख्यावाचक, जैसे मैदान में कुछ बच्चे हैं। बच्चे गिन सकते हैं ना? राइट। और अगर माप या तौल सकते हैं तो परिमाणवाचक, जैसे मुझे 2 किलो गुड़ चाहिए। गुड़ को तौला जाता है। बिल्कुल। अब दूसरा कंफ्यूजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वनाम वर्सेस सार्वनामिक विशेषण। ये तो काफी कंफ्यूज करता है। अगर शब्द के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो वह सर्वनाम है, जैसे वह जा रहा है। यहाँ वह के बाद क्रिया है। सही, लेकिन अगर शब्द के तुरंत बाद संज्ञा है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, जैसे वह पेड़ गिर गया। एकदम सही पकड़ा। यहाँ वह पेड़ की तरफ इशारा कर रहा है। ये क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल। चलिए अगला टॉपिक है क्रिया। वर्ब। अब हम क्रिया को समझेंगे। क्रिया का अर्थ है किसी काम का करना या होना। ये धातु यानी रूट में ना जोड़कर बनती है, जैसे पढ़ धातु प्लस ना इज इक्वल टू पढ़ना, क्रिया। और कर्म के आधार पर क्रिया के 2 मुख्य भेद हैं और यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, सकर्मक ट्रांजिटिव और अकर्मक इंट्रांजिटिव। अकर्मक यानी इंट्रांजिटिव, जिसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्रिया का फल सीधा कर्ता सब्जेक्ट पर पड़ता है, जैसे राम सोता है। बिल्कुल। और सकर्मक ट्रांजिटिव, इसमें कर्म होता है। क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जैसे राम आम खाता है। इसको पहचानने की एक सुपर ट्रिक है। क्या या किसे वाली ट्रिक। हाँ, वाक्य की क्रिया से पूछिए क्या या किसे। अगर कोई सार्थक उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, जैसे राम क्या खाता है, उत्तर मिल गया आम, तो खाना सकर्मक क्रिया है। और अगर उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक है, जैसे राम क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं, तो सोना अकर्मक क्रिया है।
ये ट्रिक 99% काम करती है। चलिए अब क्रिया के कुछ और प्रकार देखते हैं। हाँ, संरचना या बनावट के आधार पर भी इसके कई प्रकार हैं। मुख्य 4 हैं। पहला, संयुक्त क्रिया, जॉइंट वर्ब, जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं। जैसे वह घर पहुंच गया। यहाँ पहुंच और गया 2 क्रियाएं हैं। फिर है प्रेरणार्थ क्रिया, कॉजल वर्ब। ये इंटरेस्टिंग है। कर लगा होता है, जैसे वह नहाकर भोजन किया। और चौथा है नाम धातु क्रिया, नॉमिनल वर्ब। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं, जैसे बात जो कि एक संज्ञा है, उससे बन गया बतियाना। वाह। अब एक प्रो टिप जरूर। देखिए, जो क्रियाएं स्वाभाविक यानी नेचुरल होती हैं, जैसे हंसना, रोना, सोना, उड़ना, वे आमतौर पर अकर्मक होती हैं। अच्छा। और जिन क्रियाओं में प्रयत्न यानी एफर्ट लगता है, जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, वे आमतौर पर सकर्मक होती हैं। ये तो काफी हेल्पफुल है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, यहाँ उड़ना एक स्वाभाविक क्रिया है, इसलिए ये अकर्मक है। एकदम सही। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है संधि। संधि व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। हाँ, इसका अर्थ है 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन। मतलब जब 2 शब्द पास आते हैं तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं। परफेक्ट। जैसे देव प्लस आलय इज इक्वल टू देवालय। यहाँ अ और आ मिलकर आ बन गए। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। हाँ, हम पहले स्वर संधि के 5 भेदों को समझेंगे। ठीक है। पहला है दीर्घ संधि। जब 2 छोटे या बड़े समान स्वर मिलकर बड़े हो जाते हैं, जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, विद्या प्लस अर्थी इज इक्वल टू विद्यार्थी। दूसरा गुण संधि। इसकी पहचान है एक मात्रा, मतलब ए या ओ, जैसे नरेंद्र। और तीसरा वृद्धि संधि। इसकी पहचान है 2 मात्राएं, आई या औ, जैसे सदैव। ओके। चौथा यण संधि। इसकी पहचान है कि य, व और र से पहले कोई आधा अक्षर आता है, जैसे इत्यादि, जो बनता है इति प्लस आदि से। और पांचवा है अयादि संधि। इसमें अय, अव जैसी ध्वनि आती है, जैसे नयन, जो बनता है ने प्लस अन से। चलिए अब इसकी कुछ आसान ट्रिक्स देखते हैं, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। बिल्कुल। स्वर संधि को पहचानने के लिए दीर्घ में शब्द के बीच में बड़ी मात्रा जैसे आ, ई, ऊ दिखेंगी। गुण में शब्द के ऊपर एक मात्रा ए या ओ, जैसे रमेश। वृद्धि में शब्द के ऊपर 2 मात्राएं अय या अ, जैसे सदैव। और यण में शब्द में य, व, र से पहले आधा अक्षर दिखेगा, जैसे इत्यादि। ये पैटर्न्स दिमाग में बिठा लेने हैं। सही। अब बाकी 2 संधियों को भी समझ लेते हैं। व्यंजन संधि। इसका एक नियम है कि वर्ग का पहला अक्षर तीसरे में बदल जाता है, जैसे क, ग हो जाना, दिक प्लस अंबर इज इक्वल टू दिगंबर। ठीक है। और विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग यानी कोलन का परिवर्तन होता है, जैसे नेह प्लस धन इज इक्वल टू निर्धन। एग्जाम में कुछ जोड़े, कुछ पेयर्स बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, उन्हें जरूर याद कर लेना चाहिए। जैसे उज्ज्वल, जो होता है उथ प्लस ज्वल। पावक पो प्लस अक। और स्वागत सु प्लस आगत। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। चलिए हमारे आखिरी बड़े टॉपिक समास पर चलते हैं। समास। समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बनाना। जी। इसके 6 मुख्य भेद हैं, हम पहले 3 देखेंगे। पहला, अव्ययी भाव समास। इसका पहला पद प्रधान होता है और आमतौर पर एक उपसर्ग यानी प्रीफिक्स या अव्यय होता है। इसको पहचानने के कीवर्ड्स हैं यथा, प्रति, आ, भर, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, या प्रतिदिन मतलब हर दिन। दूसरा है तत्पुरुष समास। इसका दूसरा पद प्रधान होता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसके बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। का, के, की, से, में, ये सब। जैसे राजपुत्र, इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र, यहाँ का लोप है, बिल्कुल। और तीसरा है कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। या फिर उपमा उपमेय का संबंध होता है, यानी कंपैरिजन। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, या फिर चंद्रमुख,
चंद्र के समान मुख। परफेक्ट। चलिए बाकी के 3 भेद देखते हैं। चौथा है द्विगु समास। ये सबसे आसान लगता है। हाँ, इसका पहला पद संख्या यानी नंबर होता है और पूरा शब्द एक समूह को दर्शाता है। जैसे चौराहा यानी 4 राहों का समूह, या नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। 5वां है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर बीच में और या आता है। आमतौर पर इसमें योजक चिन्ह यानी हाइफन लगा होता है, जैसे माता पिता यानी माता और पिता। और आखिरी छठा है बहुव्रीहि समास। ये सबसे अलग है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। सही, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, या दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ओके, अब सबसे जरूरी हिस्सा, इनमें होने वाला कंफ्यूजन। हाँ, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। कई शब्द ऐसे हैं जो 2 अलग-अलग समास जैसे लगते हैं। ऐसे में किसे चुनना है, ये नियम याद रखने होंगे। पहला कंफ्यूजन, द्विगु vs बहुव्रीहि। एग्जाम्पल लेते हैं दशानन का। इसका पहला पद दश यानी 10 एक संख्या है, तो ये द्विगु लगता है। लेकिन दशानन का एक विशिष्ट अर्थ है, रावण। एग्जैक्टली, जब भी कोई विशिष्ट अर्थ निकले तो बहुव्रीहि को प्रायोरिटी देनी है, हमेशा। ओके, प्रायोरिटी बहुव्रीहि को। दूसरा कंफ्यूजन, कर्मधारा या vs बहुव्रीहि। यहाँ शब्द है नीलकंठ, विग्रह है नीला है जो कंठ, जिसके हिसाब से ये कर्मधाराया है। हाँ, विशेषण विशेष्य का संबंध है। लेकिन नीलकंठ भगवान शिव को कहते हैं, यहाँ भी एक विशिष्ट तीसरा अर्थ है। तो इसलिए प्रायोरिटी बहुव्रीहि को ही मिलेगी। बिल्कुल, बॉटम लाइन ये है कि अगर कोई शब्द किसी विशिष्ट व्यक्ति या चीज के लिए रूढ़ हो गया है यानी फेमस हो गया है, तो वह हमेशा बहुव्रीहि होगा। तो दोस्तों, ये आखिरी स्लाइड हमारी पूरी क्लास का सार है। अब आपकी व्याकरण की दीवार तैयार है। जब भी एग्जाम में कोई प्रश्न आए तो ये फाइनल स्ट्रैटेजी अपनाएं। पहला, समास के लिए शब्द को तोड़कर उसका विग्रह करके देखें। दूसरा, क्रिया के लिए सकर्मक अकर्मक पहचानने के लिए क्रिया से क्या पूछकर देखें। और संधि के लिए शब्द के बीच में मात्रा पर ध्यान दें। एक मात्रा है, 2 मात्रा है या बड़ी मात्रा है। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करिए। अब आप तैयार हैं। आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड लक।